चलिए हम लोग जो नवीन सिलेबस के अनुसार जो पहला जो पार्ट है हम लोग उसको फर्स्ट यूनिट उसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस का जो लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस जो ये टाइटल है इसको समझने का कोशिश करते हैं। ज्ञान संगठन, सूचना प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति। यह तो है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग ही है, लेकिन क्यों लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग अगर ज़्यादा पार्ट इस सिलेबस में है तो इस सिलेबस का जो है उसका नाम या टाइटल सीधा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग क्यों नहीं रख के ज्ञान संगठन, सूचना प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति रखा गया है। नॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल रखा गया है। उसको हम लोग देखते हैं। ज्ञान संगठन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ज्ञान संगठन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में ज्ञान संगठन की अवधारणा, पुस्तकालय वर्गीकरण, देखिए इसको स्पष्ट, पुस्तकालय वर्गीकरण, सूची, ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी। सिर्फ ज्ञान संगठन में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग की बात नहीं होती है, हमें वर्गीकरण, सूचीकरण के अलावा बिब्लियोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस और अनुक्रमणी प्रणाली के विकास से जुड़ी हुई है। ये पूरा ज्ञान संगठन, सब चीज़ें, सारी बातें इसमें आ जाती है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, ग्रंथ सूची जो होता है, बिब्लियोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मैनुअल जो होता है, मानवीय जो है मैनुअल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग की ही बात नहीं होती है, बल्कि इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज जो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल है उस सिस्टम, उसकी भी इसमें उसकी बात होती है। देखिए इसको और एक तरह से समझते हैं। पुस्तकालय सामग्री के व्यवस्थापन और जरूरत पड़ने पर उपयोक्ता को जानकारी प्रदान करने के लिए पुनर्प्राप्त की जाती है। कोई भी पुस्तकालय में जब हम पुस्तक और सूचना सामग्री हम लोग इकट्ठा करते हैं तो वह क्या होता है, वह क्यों किया जाता है, यह एक बहुत ही अहम, देखिए लाइब्रेरी सर्विस जो होता है, जो लाइब्रेरी सर्विस होता है वह मुख्य रूप से लाइब्रेरी सर्विस जो होता है, लाइब्रेरी सर्विस को जब हम लोग देखेंगे तो लाइब्रेरी सर्विस क्या होता है। लाइब्रेरी सर्विस मुख्य रूप से पुस्तकालय में हम लोग जो पाठ्य या सूचना सामग्री जो होता है, सूचना सामग्री, इसका हम लोग क्या करते हैं, पाठ्य सूचना सामग्री का सबसे पहले हम लोग करते हैं अधिग्रहण। अधिग्रहण करते हैं, एक्विजिशन करते हैं। जब लाइब्रेरी में आ जाता है तो इसके बाद जो हम लोग प्रक्रिया शुरू करते हैं वह होता है सूचना प्रसंस्करण। सूचना प्रसंस्करण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो कि तकनीकी, पुस्तकालय के तकनीकी विभाग में, प्रत्येक पुस्तकालय में टेक्निकल सेक्शन होता है, तकनीकी विभाग होता है, वहाँ पर यह प्रक्रिया तो संपन्न की जाता है और यही हम लोगों को पढ़ना है, सूचना प्रसंस्करण। तो इसमें सूचना प्रसंस्करण में तकनीकी विभाग में क्या चीज़ें की जाती है, तो हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन का हिंदी वर्गीकरण किया जाता है। इसके अलावा कैटलॉगिंग किया जाता है। क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के अलावा प्रोसेसिंग में, जैसे प्रत्येक पुस्तक के स्पाइन पे, पीठ पर एक लेबल चिपकाया जाता है जिसमें कॉल नंबर को लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें सूचना प्रसंस्करण का, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का हिस्सा है और यह जो है यह कहाँ किया जाता है, तकनीकी विभाग में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर
अब समझते हैं पुस्तकालय सामग्री व्यवस्थापन जरूरत पड़ने पर क्यों किया जाता है व्यवस्थापन, ताकि पुनर्प्राप्त कर सके। कोई भी इंसान है, हम लोग मान के चलिए हर कोई पैसा जमा करता है बैंक में, क्यों करता है, ताकि वह कहीं पर और कहीं पर जमा करने की जगह में वो बैंक में इसलिए जमा करता है कि जब जरूरत पड़े तो उस पैसे को वो वापस निकाल सके, यानी कि पुनर्प्राप्त कर सके। उसी तरह सूचना सामग्री जो है वह अगर लाइब्रेरी में आया है, वह इसलिए आया है कि जब ज़रूरत पड़े पाठक को, जब आपसे वो सूचना मांगी जाए तो वो आप पुनर्प्राप्त कर सके और उसे वह सूचना आप मुहैया करा सके। यह तभी संभव है जब पुस्तकालय में आप क्लासिफिकेशन करेंगे, सब्जेक्ट के साथ बुक को अलग अलग रखेंगे, उसका कैटलॉग बनाएंगे, उसका डाटाबेस बनाएंगे। नहीं तो इतनी सारे बुक जो भीड़ है उसमें से आपकी सूचना वो आप रख तो देंगे, आप ला के लाइब्रेरी में रख तो देंगे, लेकिन जब उसको पुनर्प्राप्त करने की नौबत आएगी, अगर क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग नहीं किया गया है, कोई अगर मांग देगा उस पुस्तक को तो आप असमर्थ हो जाएंगे उसको वापस आपको देने में। तो सामग्री को व्यवस्थित तरीके से ठीक से व्यवस्थित किया जाए ताकि इन सामग्री तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हो सके। मतलब हम लोग इस तरह क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग से व्यवस्थित करें ताकि हम जब चाहे उसे पुनर्प्राप्त कर सके, बिना किसी बाधा रहित हम वहां तक पहुंच सके। प्रत्येक पुस्तकालय में एक तकनीकी विभाग होता है, एक तकनीकी विभाग होता है, टेक्निकल सेक्शन होता है। यह विभाग मुख्य यहाँ पर मुख्य रूप से सूचना प्रोसेसिंग कार्य करता है, सूचना प्रोसेसिंग का कार्य करता है, जिसमें वर्गीकरण और सूचीकरण शामिल है। कहने का अर्थ है कि जो हम लोगों ने देखा था, जो इस सिलेबस का जो नाम रखा गया है ज्ञान संगठन, सूचना प्रोसेसिंग और रिट्राइवल, वह यही है। ज्ञान संगठन भी वर्गीकरण है और सूचना प्रोसेसिंग कार्य में भी तकनीकी विभाग का यह कार्य है, उसमें वर्गीकरण सूचीकरण किया जाता है। और वर्गीकरण और सूचीकरण का कार्य जो किया जाता है तकनीकी विभाग द्वारा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जब हम कोई भी पाठक कोई भी सूचना प्राप्त करना चाहे तो वह सूचना जो हमारे पास उपलब्ध है, जिसका हमने संगठन किया, जिसका हमने व्यवस्थापन किया, जिसका हमने वर्गीकरण किया, जिसकी सूचीकरण बनाई, वो उसको पुनः प्राप्त हो जा सके, इंफॉर्मेशन रिट्राइव हो सके, इंफॉर्मेशन उसको प्राप्त हो सके। तो इससे स्पष्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों सिलेबस का नाम ज्ञान संगठन, ये जो सिलेबस का नाम रखा गया है ज्ञान संगठन सूचना प्रसंस्करण एवं पुनर्प्राप्ति, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल रखा गया है। और मूल रूप से यह जो है, यह क्या है, यह लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग ही है। सूचना पुनर्प्राप्ति पाठ्य सामग्री, दस्तावेज या जानकारी को खोजने के लिए सिस्टम बनाने के से संबंधित है। ज्ञान संगठन में देखिए सूचना पुनर्प्राप्ति और संबंधित प्रक्रियाओं के लिए वर्गीकरण, सूचीकरण, अनुक्रमणीकरण और दस्तावेजों का प्रतिनिधित्व करने से संबंधित क्षेत्र है, चाहे यह कंप्यूटर द्वारा किया गया हो, चाहे मशीन द्वारा, चाहे मानव द्वारा, यानी मैनुअल और मशीनरी या कंप्यूटर जिससे भी हो। कुल मिलाकर यह जानिए कि इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आदि चीज़ें जो है यह मुख्य रूप से आपका क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग करने से संबंधित है। अब हम लोग चलते हैं मुख्य जो सिलेबस का पार्ट है ज्ञान जगत, जो पहला यूनिट है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यहाँ से हम लोग की पढ़ाई यहाँ से शुरू होती है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, आप वर्गीकरण, पुस्तकालय वर्गीकरण को अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वह होता है ज्ञान जगत को समझना। प्रत्येक मनुष्य के मन में विचार आता है,
चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो। एक बच्चा भी कोई चीज़ देखता है तो उससे संबंधित उसके मन में प्रश्न आता है, यानी विचार आता है, वो आपसे पूछता है, आपसे जानकारी चाहता है। कुछ ऐसी बातें होती है जिसकी जानकारी आपके पास नहीं होता है। तो या इस तरह की हर विचारधाराएं, मानव जब भी विवेकशील प्राणी है तो उसके अंतर मन में विचार उत्पन्न होगा और धीरे धीरे ये विचार जो है वह ज्ञान का रूप ले लेता है। यह स्पष्ट है, विचार ज्ञान का रूप ले लेता है। और जब ज्ञान संगठित होता है, जो विचार जब एक इकट्ठा होता है तो वह ज्ञान बन जाता है। और जब ज्ञान संगठित स्वरूप में जब उत्पन्न होता है, जब संगठित हो जाता है तो वह विषय का रूप धारण कर लेता है। एक सेब धरती पे गिर रहा होता है तो न्यूटन के मन में उसको देख के जो विचार आता है, जरूरी नहीं कि वही विचार दूसरे को भी आए। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग विचार होता है और वह अपने अपने अनुसार के विचारों को ग्रहण करके उसके अनुसार वह ज्ञान की प्राप्ति करता है। और वही जब समान तरह के एक तरह का ज्ञान जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वह ज्ञान जो है वह क्या बन जाता है, वह विषय बन जाता है। और यह जो विषय, जो समस्त विषय जगत जो है, ज्ञान जगत है, वही ज्ञान जगत है। जितने भी इस विश्व में जितने भी विषय है, जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी विचारधाराओं, आइडियाज़ का जो बंडल है, वह कुल मिला के ही ज्ञान जगत है। समस्त ज्ञान जगत में सारे ज्ञान की बातें होगी, चाहे वह हिस्ट्री से जुड़ी हुई, चाहे सिविक्स से जुड़ी हुई, चाहे एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हुई, चाहे फिजिक्स से जुड़ी हुई हो, सारा ज्ञान। और एक बात यह ध्यान में आप लोग रखिए कि ज्ञान जगत का हिस्सा वही नहीं है जो ज्ञान और विषय आज यहाँ पर उत्पन्न हो चुका है। आज से 10 साल पहले जो सब्जेक्ट था, हो सकता है आज आप कुछ नए नए सब्जेक्ट देखते होंगे, नई नई चीज़ों की पढ़ाई होती है। और हो सकता है आज से 10 साल बाद नए सब्जेक्ट, कुछ नए नए सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये नए नए जब विचार इकट्ठा होगा, नया नया ज्ञान आएगा, तो वह धीरे धीरे संगठित होकर एक विषय का स्वरूप ले लेगा। तो इस प्रकार ज्ञान जगत का अर्थ इस समय वर्तमान में पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है, जितना भी इकट्ठा विषय का जो है, जितना भी ज्ञान जो अब तक जो उद्भव हो चुका है, जो उत्पन्न हो चुका है, जो सामने आ चुका है, वह तो हिस्सा है ही। लेकिन ज्ञान जगत का हिस्सा वह भी है जो आने वाले समय में भी विषय जगत में जुड़ने वाला है, ज्ञान जगत में जुड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ लिखा भी है, ये सारे नोट्स भी आपको नोट्स के सेक्शन में मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से समझ भी सकते हैं। ये कुछ हमने शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आप समझ सकें। विचार का संगठित स्वरूप विषय, जब आइडिया जब संगठित होता है तो वह विषय बन जाता है। मनुष्य ने अपने विचार से ज्ञान की रचना की तथा यही ज्ञान संगठित होकर विषय में बदल गया। यह ज्ञान लिखित भी हो सकता है, यह ज्ञान लिखित भी हो सकता है, और यह ज्ञान अलिखित भी हो सकता है। लिखित भी हो सकता है, उस लिखित भी हो सकता है। संचार योग्य भी हो सकता है, वो संचार मतलब कम्युनिकेट, कुछ ज्ञान को किया भी जा सकता है। कुछ ज्ञान है जिसको कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता, वो खुद जानता है, वो खुद ही करके बता सकता है। जैसे एक डॉक्टर आप पूछिएगा कि दवाई हमें चाहिए सर्दी की, वो आपको दवाई आपको लिख देगा, उसको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप उसको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, मेल से भेज सकते हैं, फ़ोन पे लिखा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा ज्ञान ऐसा है कि उस सर्जरी को डॉक्टर कर रहा है, उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकता, व्हाट्सएप नहीं कर सकता कि इस तरह आप कम्युनिकेट करके कि इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ज्ञान कुछ भी हो सकता है जो संचार कम्युनिकेशन के लिए योग्य है और कम्युनिकेशन के लिए योग्य नहीं भी है। बोलने लायक भी हो सकता है ज्ञान, और ना बोलने लायक भी हो सकता है। कुछ ज्ञान है जिसको आप बोल सकते हैं, कुछ ज्ञान है जो आप नहीं बोल सकते, वह भी ज्ञान। कुछ ज्ञान उपयोगी भी हो सकता है और कुछ ज्ञान अनुपयोगी भी हो सकता है। हो सकता है कि कई लोग समाज में ही होता है जिसको जितना ज्ञान है उसका उपयोग है। कई लोग ऐसा है कि ज्ञानी बहुत है, उसको बहुत चीज़ का आइडिया, लेकिन उसका कोई उपयोग ही नहीं है।
अगर उदाहरण के तौर पे आप ऐसा है कि मान के चलिए कि आज के समय में अगर कोई टेलीफोन ठीक करने का किसी के पास ज्ञान है, ज्ञान तो उसके पास है लेकिन अब टेलीफोन है ही नहीं, तो उसके लिए वो ज्ञान उपयोगी नहीं रह गया। तो इस तरह किसी भी रूप में ज्ञान हो सकता है। साधारण शब्द में मानव जो कुछ सीखता है, समझता है, जानता है, अनुभव करता है, व्यक्त करता है या जिसकी रचना करता है, वही ज्ञान है। तो सब यह जो है ज्ञान क्या है आपको समझ में आ रहा है। इन सभी ज्ञान के मिलन से एक असीमित ज्ञान जगत की उत्पत्ति होती है। इन सब के मिलन से एक असीमित ज्ञान जगत की उत्पत्ति होती है, रचना होती है, जो समस्त मानव जगत का आधार है। और जब तक यह मानव जगत रहेगा तब तक इसका अस्तित्व बरकरार रहेगा। ज्ञान या विषय कभी भी खत्म नहीं होता है। हम लोग आगे देखेंगे उसकी विशेषता क्या है ज्ञान जगत का। तो उसमें एक विशेषता है कि निरंतर गतिशील है। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, उसका स्वरूप भले बदल जाता है। अगर आज व्हाट्सएप चला रहा है, पहले मेल चला रहा था, कोई भी वो बदल रहा है, लेकिन ज्ञान जगत कभी खत्म नहीं हो रहा, उसका बस स्वरूप बदल रहा है। विषय जगत, देखिए ज्ञान जगत और विषय जगत को कहीं कहीं समानार्थी माना जाता है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज और यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, ज्ञान जगत, विषय जगत, विषय ब्रह्मांड, ज्ञान ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, यह एक ही चीज है। इसमें बस थोड़ा सा अंतर है कि विषय जगत वो चीज होता है, विषय जिसमें सामान्य ज्ञान जो संगठित हो जाता है, और ज्ञान जगत में वैसा भी ज्ञान होता है जो विषय का रूप नहीं ले पाता है, और कहीं कहीं वो किसी काम का नहीं होता है, या वह ज्ञान किसी के लिए उपयोगी नहीं होता है, वह अच्छा ज्ञान ना हो के बुरा भी ज्ञान हो सकता है। लेकिन विषय जगत जो होता है, यह हमेशा कोई भी विषय का जब स्वरूप लेता है, मतलब वो ज्ञान जगत जो ज्ञान है वो संगठित होकर विषय का तभी बनता है जब काफ़ी वो उपयोगी होता है। तो विषय जगत, ज्ञान एवं विषय जगत में कुछ मौलिक अंतर है। विषय किसी खास ज्ञान का स्रोत होता है, विषय जो होता है वो किसी खास ज्ञान का स्रोत होता है। जैसे अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें फिजिक्स से संबंधित ज्ञान होगा, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी से संबंधित ज्ञान होगा। तो विषय किसी खास ज्ञान का स्रोत है जिसके द्वारा अध्ययन करने वाले को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन विषय को पढ़ रहा है, लाइब्रेरी साइंस को पढ़ रहा है, तो उसको लाइब्रेरी के प्रबंधन से जुड़े हुए ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात ज्ञान से विषय बनता है और विषय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुल मिला के एक ही बात है कि घुमा फिरा के आप देखिए, ज्ञान से विषय बना और विषय को पढ़ने से फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कुल मिला के ज्ञान जगत और विषय जगत दोनों समानार्थी चीज है, क्योंकि हम लोग जब ज्ञान जगत को पढ़ रहे हैं वहाँ पर टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, विषय निर्माण को पढ़ रहे हैं, विषय निर्माण की पद्धति को पढ़ रहे हैं, विषय के प्रकार को पढ़ रहे हैं। तो यह ज्ञान जगत का ही हिस्सा है विषय जगत। विषय जगत और ज्ञान जगत में बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से दोनों में पारस्परिक संबंध है, और समस्त विषयों का संगठित स्वरूप ही विषय जगत है, या यो कहे कि यही ज्ञान जगत है। तो कुल मिला के आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि विषय जगत क्या है और ज्ञान जगत क्या है, विषय जगत क्या है और ज्ञान जगत क्या है। तो हम लोग देखें हम लोगों ने कि विषय जगत और ज्ञान जगत क्या है। यह जो हम लोग ये यूनिट जो फर्स्ट शुरू करने से पहले जिसका टाइटल है ज्ञान जगत, उसके बारे में हमने कॉन्सेप्ट और वैचारिक जो अवलोकन आपको लोगों को मुहैया कराया, ताकि आप लोग ये समझ सके कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज क्या है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की यहाँ ज़रूरत क्या है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, और विषय जगत क्या है। इस जो पहला यूनिट का जो फर्स्ट सब यूनिट है,
तो वहाँ पर हम लोग अब सब यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ यूएस। यूएस मतलब विषय जगत, मतलब यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। यूएस मतलब यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। यूएस मतलब यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, जिसमें सभी ब्रह्मांड के सारे विषयों का समावेश होता है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पुस्तकालय वर्गीकारों ने, वर्गीकारों, देखिए दो टर्म हैं, आप लोग समझिएगा। वर्गीकार, वर्गीकार टर्म जो है, यहां पर ये जो वर्गीकार टर्म जो है यह किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो क्लासिफिकेशनिस्ट होते हैं। दो टर्म है, क्लासिफायर और क्लासिफिकेशनिस्ट। तो क्लासिफिकेशनिस्ट उसका हिंदी है वर्गीकार। क्लासिफिकेशनिस्ट जो ज्ञान जगत को बांटने के लिए या वर्गीकरण करने के लिए, जिसने वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया। जैसे हम लोगों ने अभी देखा, सिलेबस में दिया हुआ है डीडीसी, यूडीसी, सीसी। तो डीडीसी का निर्माण किसने किया है? मेलविल डेवी ने किया। सीसी का निर्माण किसने किया? एस.आर. रंगनाथन ने किया। यूडीसी का निर्माण किसने किया? पॉल ऑटलेट ने किया। उसके बाद आपका एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का नाम जो उत्पत्ति हुआ, जो उसका प्रादुर्भाव, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन C.A. कटर ने किया। तो ये जो है, जैसे यूडीसी हेनरी लाफोंटेन और पॉल ऑटलेट ने अगर यूडीसी का निर्माण किया, यूडीसी वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोंटेन ने, तो वह क्या हो गया? वर्गीकार। वह क्या हो गया? वर्गीकार। क्लासिफिकेशनिस्ट, क्लासिफिकेशनिस्ट। और क्लासिफायर कौन हुआ? अब कोई यूडीसी जो निर्माण किया हेनरी लाफोंटेन और पॉल ऑटलेट ने, वह क्लासिफिकेशनिस्ट कहलाया। लेकिन वही वर्गीकरण पद्धति जो यूडीसी को, अगर हम क्लासिफायर कहीं जॉब कर रहे हैं लाइब्रेरी में, यूडीसी के आधार पे हम किताब का जब यूडीसी से क्लास नंबर निकाले तो हम कहलाए क्लासिफायर। तो यहां पर वर्गीकार का अर्थ होता है, वर्गीकार ये इसलिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, निम्न में से कौन वर्गीकार नहीं है? वर्गीकार नहीं है। तो यहां पर क्या है कि जितने भी वर्गीकरण पद्धति आया है मुख्य, चाहे एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे यूडीसी हो, चाहे सीसी हो, इस तरह के जितने भी राइडर्स इंटरनेशनल हो गया, बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, तो इसका जो निर्माता है वह वर्गीकार है। अगर उसमें ऐसा कोई नाम दे दिया गया जो कि उसके निर्माता नहीं है तो वह वर्गीकार नहीं होगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हमेशा समझिए, वर्गीकार क्या है? वर्गीकार का अंग्रेजी क्लासिफिकेशनिस्ट होता है, और जो वर्गीकरण पद्धति को जिसने निर्माण किया है वह क्लासिफिकेशनिस्ट होता है, और उस वर्गीकरण पद्धति को देखकर जो वर्गीकरण कर रहा है उसे क्लासिफायर कहा जाता है। तो पुस्तकालय वर्गीकारों ने ज्ञान एवं विषय जगत की संरचना को कई तरह से स्पष्ट किया है। उन आधारों पर हम विषय जगत की संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। मुख्यतः 3 भागों में ज्ञान जगत की संरचना, विषय जगत की संरचना को 3 भागों में बांटा है वर्गीकारों ने। तो पहला जो हम लोग देखते हैं वह है डायकोटोमी, द्विविभाजन। द्विविभाजन का अर्थ स्पष्ट है, किसी एक चीज का अगर हम लोग 2 विभाजन करेंगे तो अब इसका फिर 2 विभाजन होगा, फिर इसका 2 विभाजन होगा, इस तरह से द्विविभाजन होते चले जाएगा। जैसे इसका फिर से 2 विभाजन हो गया, फिर इसका 2 द्विविभाजन मतलब 2 हिस्सों में विभाजन करना। इस तरह से जो होते जाता है इसका अर्थ होता है। तो यह द्विविभाजन का अर्थ है 2 में विभाजन, मतलब 2 में विभाजन, फिर 2 में विभाजन, फिर 2 में विभाजन। जैसे ये समस्त जगत को हम लोग देखते हैं, चीजों को हम लोग कैसे बांटते हैं, जीव, सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग। तो सजीव निर्जीव है। अब सजीव को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, एक मनुष्य जो जीव हुआ, एक हो गया पेड़ पौधे।
दोनों सजीव है। अब जीव को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक रीढ़ वाला और एक बिना रीढ़ वाला। अब रीढ़ वाले को भी फिर दो भागों में बांट सकते हैं, एक स्तनपाई एक बिना स्तनपाई। जैसे प्लांट को भी उसी तरह हम लोग जैसे बांटते हैं, फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग, तो इसी तरह बांट द्विविभाजन का है। तो यह जो द्विविभाजन जो है, इस ये विभाजन की शुरुआत सबसे पहले अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने किया था और अरस्तु को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नहीं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। वर्गीकरण का फादर ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन अरस्तु, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। तो अरस्तु ने ही सर्वप्रथम जीव जंतुओं को विभाजन करने का उसने सोचा, तो इस वजह से उसे फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। क्लास, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन हम बोल रहे हैं, फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नहीं। तो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन अरस्तु को कहा जाता है। द्विविभाजन की शुरुआत अरस्तु द्वारा किया गया था, द्विविभाजन। इसे बाइनरी क्लासिफिकेशन, देखिए एग्जाम के लिए आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना जरूरी होता ही है, क्योंकि आपने प्रश्न पत्र में या सिलेबस में पढ़ा होगा कि प्रश्न पत्र में एमसीक्यूज आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना काफ़ी नहीं होगा, आपको वो छोटा छोटा चीज़ देखना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता है। जैसे डाइकोटोमी, द्विविभाजन का अर्थ होता है दो में विभाजन, स्पष्ट है। इसे बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डाइकोटोमी को दूसरा नाम इसका क्या है, तो द्विविभाजन का दूसरा नाम बाइनरी क्लासिफिकेशन भी है। द्विविभाजन के योजनाबद्ध निरूपण को ट्री ऑफ पोरफरी भी कहा जाता है, ट्री ऑफ पोरफरी भी कहा जाता है, ट्री ऑफ पोरफरी। यह क्वेश्चन पूछता है कि ट्री ऑफ पोरफरी किस तरह के स्ट्रक्चर या ज्ञान जगत या विषय जगत के किस तरह के विभाजन से संबंधित है। ट्री ऑफ पोरफरी, वहां पर आपको ऑप्शन दे देगा डाइकोटोमी, डेकाकोटोमी, पॉलीकोटोमी और नन ऑफ दीज। तो यहां पर आपको क्या चूज करना होगा। ट्री ऑफ पोरफेरी कहां से संबंधित है, ट्री ऑफ पोरफेरी संबंधित है डाइकोटोमी से, द्विविभाजन से के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है ट्री ऑफ पोरफेरी। और ये जो निरूपण जो है, योजनाबद्ध निरूपण जो है, योजनाबद्ध जो निरूपण किया जाता है, इसको स्केल ऑफ बीइंग भी कहा जाता है। द्विविभाजन से ही जुड़ा हो गया। जो ये ट्री ऑफ पोरफेरी वाला जो हम लोग जो देख रहे हैं, इसका जो निरूपण जो किया जाता है, योजनाबद्ध जो निरूपण है, यह स्केल ऑफ बीइंग भी कहा जाता है। ये सारे एमसीक्यूज से संबंधित क्वेश्चंस है, जिसका आप लोगों को देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ज्ञान जगत क्या है, विषय जगत क्या है, तो स्केल ऑफ बीइंग भी कहा जाता है। पोरफेरी ये एक जो है पोरफेरी, यह एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, दार्शनिक। पोरफेरी ने अरस्तु के श्रेणियों के वर्गीकरण को दो तरफा डिवीजन पेड़ पौधे के आरेख में अपनाया। हमने पहले स्पष्ट आप लोगों को कहा कि द्विविभाजन का शुरुआत अरस्तु ने किया था। तो पोरफेरी जो दार्शनिक थे, उन्होंने अरस्तु के ही श्रेणी के विभाजन को एक स्केल के योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने एक आरेख के रूप में, एक डायग्राम के रूप में अपनाया। और पोरफेरी का मूल जो कार्य, जो पोरफेरी ने जो मूल जो सिद्धांत दिया, उसमें कोई चित्र नहीं था। मतलब उन्होंने इस तरह का बनाया, किसी तरह का चित्र नहीं बनाया। और
स्पष्ट है कि उन्होंने अरस्तु का अनुसरण करते हुए, मतलब डाइकोटोमी सिद्धांत से जुड़ा हुआ क्या चीज मुख्य हो गया, अरस्तु से जुड़ा हुआ हो गया, पोरफेरी है, ट्री ऑफ पोरफेरी से कहा जाता है, बाइनरी जो क्लासिफिकेशन कहा जाता है, स्केल ऑफ बीइंग कहा जाता है, ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई चीजें हैं। आपको एक एक चीज हम बता रहे हैं। दार्शनिक बेंथम ने भी विकास द्विविभाजन की पद्धति हेतु ट्री ऑफ पोरफेरी को उत्कृष्ट उपकरण माना। तो कहने का अर्थ है दार्शनिक, एक महान दार्शनिक हुए हैं बेंथम, जर्मी बेंथम। तो बेंथम ने भी जो क्लासिफिकेशन करने, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो है उसमें द्विविभाजन पद्धति को के लिए जो द्विविभाजन पद्धति जो अरस्तु ने जो दिया तो उन्होंने, बेंथम ने भी ट्री ऑफ पोरफेरी, जो ट्री ऑफ पोरफेरी सिद्धांत जो पोरफेरी द्वारा दिया गया था उसको उत्कृष्ट उपकरण, टूल्स के रूप में माना कि यह सबसे बेस्ट है। और ये देखिए एक स्ट्रक्चर देखिए, एक फोटो देखिए, ये फोटो है ट्री ऑफ पोरफेरी का एक फोटो, जो हम लोग द्विविभाजन हम लोग देख रहे हैं उसका फोटो है। तो यहां पर देखिए, देखिए यहां से विभाजन दो भागों में बांटा गया। फिर देखिए यहां से फिर यहां पर इसको फिर दो भागों में बांटा, इसको फिर यहां से दो भागों में बांटा गया, फिर यहां पर दो भागों में बांटा गया। इस तरह से जो दो भागों में बांटा जाना, फिर किसी चीज को दो भागों में बांटा जाना, फिर किसी चीज को दो भागों में बांटा गया, इस तरह से जो बनाया जाता है, रेखांकन किया गया जाता है, यह ट्री ऑफ पोरफेरी का जो ट्री ऑफ पोरफेरी सिद्धांत जो इस तरह का निरूपण किया जाता है वह डाइकोटोमी द्विविभाजन सिद्धांत इस तरह से होता है। यह काफ़ी आसान है, लेकिन द्विविभाजन सुनने में बहुत ही आसान लगता है, बहुत ही आसान कि एक को दो भागों में बांटा जाना चाहिए, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम भी होता है कि आप दो भागों में बहुत आसानी से बांट सकते हैं। मानव को बांटना, स्त्री पुरुष में बांट दिए, लेकिन फिर पुरुष को दो भागों में आप कैसे बांटिएगा? अब ये तो बहुविभाजन आप करना तो बहुत आसान है कि कास्ट में बांट दिए, आप बहुत विभिन्न रिलीजनों में बांट दिए, विभिन्न तरह के हाइट के अनुसार, सर्विस के अनुसार बांट सकते हैं, प्लेस के अनुसार, स्टेट के अनुसार। लेकिन द्विविभाजन जब करना आ जाए तो ये इस तरह, लेकिन द्विविभाजन में है कि तब तक विभाजन दो विभाजन करते रहना होगा जब तक ये विभाजन हो सकता है। तो इसमें कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पे आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से जाना, दो विभाजन हो गया, जैसे यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, दो विभाजन, स्केल ऑफ बीइंग। पोरफेरी एक दार्शनिक था, अरस्तु ने इसकी शुरुआत किया, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन अरस्तु। इस तरह की जर्मी बेंथम इस द्विविभाजन का सिद्धांत के समर्थक, जर्मी बेंथम उसके विचारधारा के समर्थक रहे हैं। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा हमने पहले ही बताया था, तीन विभाजन होता है, तीन तरह के विभाजन होता है। पहला हो गया द्विविभाजन दो हिस्सों में, दूसरा हो गया डेकाकोटोमी। डेकाकोटोमी का अर्थ होता है 10 भागों में विभाजन। डेकाकोटोमी का अर्थ होता है 10 भागों में विभाजन। 10 पार्ट में डिवीजन। ज्ञान, इसमें क्या, ज्ञान जगत को प्रत्येक चरण में 10 प्रभागों में वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए, समस्त ज्ञान जगत, विषय जगत को, जिसमें 1876 में मेलवी डेवी द्वारा प्रतिपादित डीडीसी में ज्ञान जगत के डेकाकोटोमी पद्धति ने लोकप्रियता हासिल की। यहां पर स्पष्ट है कि एक चीज को 10 भागों में बांटा जाएगा, 10 भागों में।
फिर जो है इसको 10 भागों में बांटा जाएगा इस तरह, फिर इसको 10 भागों में, फिर इसको 10 भागों में। तो इस तरह से डिवीजन होते रहेगा जब तक कि डिवीजन हो सके। तो कुल मिला के डेकाकोटोमी 10 विभाजन को दर्शाता है, 10 भाग में 10 डिविजन्स में। और डीडीसी में ज्ञान जगत में डेटाकोटोमी पद्धति को अपनाया गया। इसके अलावा यूडीसी वर्गीकरण पद्धति में भी डीडीसी की ही भांति ज्ञान जगत को 10 भागों में डेकाकोटोमी उसमें भी अपनाया गया है, ज्ञान जगत को 10 भागों में बांटा गया। तो मुख्य रूप से 2 वर्गीकरण पद्धति जो मुख्य जो प्रचलित है उसमें डीडीसी और यूडीसी, इस दोनों में ज्ञान जगत को 10 विभाजन में डेकाकोटोमी में अपनाया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं या आप लोग जानने की कोशिश करिए कि डीडीसी का निर्माण, जब डीडीसी हम लोग पढ़ेंगे तो डीडीसी का निर्माण मेलविल डेवी ने किया था। और यह जो मेलविल डेवी ने जो डीडीसी का निर्माण किया था वह टी हैरिस के वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। और टी हैरिस ने भी समस्त ज्ञान जगत को, टी हैरिस जो है उन्होंने भी समस्त ज्ञान जगत को 10 भागों में विभाजित किया था। टी हैरिस वर्गीकरण पद्धति जिसमें 10 भागों में विभाजन किया था ज्ञान जगत को, और उसी पर आधारित डीडीसी को मेलविल डेवी ने निर्माण किया, जिसमें समस्त ज्ञान जगत को 10 भागों में बांटा गया है। हालांकि टी हैरिस डीडीसी इसलिए क्योंकि ये लोकप्रियता हासिल किया, काफ़ी पॉपुलर हुआ, आज भी पॉपुलर है, पूरी दुनिया में पॉपुलर है। इसके अलावा डीडीसी पर ही आधारित है यूडीसी। जैसा कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे यूडीसी के बारे में, तो उसमें पढ़ेंगे कि डीडीसी मेलविल डेवी से आज्ञा लेकर ही पॉल आउटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन ने यूडीसी का निर्माण किया। उसमें भी डेकाकोटोमी को ही अपनाया, यानी ज्ञान जगत के 10 विभाजन पद्धति को ही अपनाया। इस विधि में प्रत्येक चरण में 10 विभाजन तब तक जारी रहता है जब तक कि विभाजन की सीमा हो। आप जब तक विभाजन कर सकते हो, क्योंकि इसका कभी सीमा का अंत नहीं होगा। आप जहां तक विभाजन करके गए हो उसके आगे कोई आएगा, वो विभाजन होगा। जब तक कर सकता है, मान के चलिए आज एक पिता की संपत्ति, उसके 4 पुत्र हैं, तो 4 हिस्सों में विभाजन संभव है। कल फिर 4 पुत्रों के पुत्र होंगे, उसमें विभाजन होगा, 4 उस तरह विभाजन मतलब चलते रहेगा। इस संरचना में विषय जगत को 10 भागों में, पुनः उसको 10 भागों में, पुनः उसको 10 भागों में, जैसे आप समझिए 10 भागों में, पुनः 10 भागों में, जैसे हम करने जाएंगे। जैसे हम लोग अगर 1 से 100 तक को हम लोग 10 भागों में बांटे, तो यहां पर हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे ऐसे करके फिर आपका, तो पहले यहाँ पे 0 से 10 हो गया, 0 से 10 हो गया, तो इस तरह से 10 भागों में विभाजित होगा 100 को। पुनः विभाजन का अर्थ क्या हो गया? अगर हम लोग 10 से 20 तक को हम लोग 10 भागों में विभाजित करना चाहें, तो 11, 12, 13 ऐसे ऐसे करके 19 तक विभाजित किया जा सकता है। अगर हम लोग पुनः 10 भागों में बांटे, तो यह 10 और 11 को अगर हम लोग पुनः 10 भागों में बांटना चाहें, तो वह क्या होगा? 10.1, 10.2 ऐसे करके हम लोग जब चलेंगे तो लास्ट जो होगा 10.9। इस तरह से मतलब विभाजन और भी आगे करते जाते हैं। तो डीडीसी हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ के देखेंगे, वहाँ पर मुख्य क्लास, वहाँ पर मेन मुख्य वर्ग जो होता है, मुख्य वर्ग, उसका डिवीज़न, उसका फिर सेक्शन, इस तरह से किस तरह से डिवीज़न, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर और भी हो जाएगी।
इस तरह विषय जगत की संरचना डीडीसी में देखने को मिलती है। इस तरह की संरचना डीडीसी में देखने को मिलती है। और किसमें हमने बोला देखने को मिलती है? डीडीसी में देखने को मिलती है, यूडीसी में देखने को मिलती है, और टी हैरिस के पद्धति में भी था। टी हैरिस के वर्गीकरण पद्धति में भी। तो डीडीसी में ही नहीं देखने को मिलती, यूडीसी में भी, टी हैरिस के भी वर्गीकरण पद्धति में, जिसमें ज्ञान जगत को 10 मुख्य भागों में पुनः 10 ऐसे करके बांटा गया है। तो डायकोटोमी और डेकाकोटोमी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। बहुविभाजन, तीसरा जो विभाजन का प्रकार है वह बहुविभाजन। इसमें ज्ञान जगत को द्विविभाजन, 2 हिस्से में 10 विभाजन, 10 हिस्से में ना बांट के कई हिस्सों में बांटा गया है। इससे बहुविभाजन मतलब इस तरह की संरचना में विषय को कई हिस्सों में बांटा गया है। आप जो कई हिस्सों में बांटा गया है उसमें सर्वोत्तम उदाहरण कोलन क्लासिफिकेशन एस.आर. रंगनाथन का सीसी है। इसके अलावा एलसीसी, लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। इसके अलावा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, पद्धति, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति जिसका निर्माण C.A. कटर ने किया था। C.A. कटर ने किया था। तो सर्वोत्तम उदाहरण भले कोलन क्लासिफिकेशन है, लेकिन पॉलीकोटोमी ज्ञान जगत का बहुविभाजन एलसीसी में भी प्रयोग किया गया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में भी इसका प्रयोग किया गया है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन इस पद्धति के प्रणेता C.A. कटर चार्ल्स एमी कटर थे, जिन्होंने इसका जो है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का किया था। तो ये सारा जो वर्गीकरण पद्धति है इसमें ज्ञान जगत को कई हिस्सों में बांटा गया है। पॉलीकोटोमी का अर्थ है कई भागों में विभाजन। यह ज्ञान विषय जगत को वर्गीकृत करने के लिए एक उपयोगी विधि है। सबसे उपयोगी विधि ज्ञान जगत को वर्गीकृत करने का 10 विभाजन और बहुविभाजन ही है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में द्विविभाजन का कुछ विशेष महत्व नहीं है और ना ही किसी बड़े क्लासिफिकेशन स्कीम में उसे अपनाया गया है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं एक रंगनाथन द्वारा विभिन्न तरीकों का वर्णन किया गया है। सब्जेक्ट का ब्रह्मांड जो बढ़ रहा है, विषय जगत जो बढ़ रहा है, तो उसको उन्होंने एक प्रोलिफेरेशन, प्रसार का भी नाम दिया, जिसमें किसी एक जटिल विषय मूल विषय से जुड़ के इस तरह से विषय अपने अलग थलग विचार जो है अपने आप उत्पन्न हो रहा है, अपने आप प्रसारित हो रहा है। कई चीज़ें हैं, कई पौधे हैं भी है, देखिएगा अपने आप प्रसार हो जा रहा है, अपने आप बढ़ जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से इसको समझने की बात है, यह पूछ सकता है कि विषय जगत के लिए प्रसार जो है, ज्ञान जगत विषय जगत के लिए प्रसार जो है, प्रसार यह थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो एस.आर. रंगनाथन द्वारा दिया गया था, जिसमें मूल विषय और अन्य विषय जुड़ के प्रसार, अलग थलग विषय प्रसारित हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से 3 हम लोगों ने जो चर्चा किया, वो जो सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर था, द्विविभाजन, बहुविभाजन, द्विविभाजन, डायकोटोमी, डेकाकोटोमी 10 विभाजन और पॉलीकोटोमी बहुविभाजन। उम्मीद है कि आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ
यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट 3 भागों में है, डाइकोटोमी, डेकाकोटोमी और पॉलीकोटोमी। तो यह स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट या यूनिवर्स ऑफ नॉलेज ज्ञान जगत है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो चीज़ें, जो मुख्य चीज़ें जो हमने लिखाया, जैसे ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा बहुविभाजन पद्धति नहीं किस वर्गीकरण पद्धति में बहुविभाजन पद्धति नहीं अपनाया गया है। ऑप्शन दे देता है CC, UDC, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन और LCC। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा UDC, क्योंकि UDC में 10 विभाजन पद्धति को अपनाया गया। तो इस तरह इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में हमेशा रखिएगा।